हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट नोट क्लासेस में आपका स्वागत है। शॉर्ट नोट क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी से समास। तो देखते हैं समास क्या होते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नया शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। जैसे राजमहल, गंगाजल, नीलकंठ। समास विग्रह शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना या मिले हुए शब्दों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजमहल का देखते हैं, राजा का महल। उसी तरह गंगाजल, गंगा का जल। नीलकंठ का नीले कंठ वाला। इन सभी में कौन सा समास है वो हम आगे देखेंगे। और बता दें, इन सब में दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। जैसे राजमहल में राज आपका पूर्व पद हो गया और महल आपका उत्तर पद हो गया। उसी तरह गंगाजल में गंगा आपका पूर्व पद हो गया और जल आपका उत्तर पद हो गया। इसी तरह नीलकंठ में नील आपका पूर्व पद और कंठ आपका उत्तर पद हो जाएगा। यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद समझ में आ गया होगा। आगे हम समास के प्रकार पढ़ते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला अव्ययी भाव समास होगा, दूसरा तत्पुरुष समास होगा, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा आपका द्वंद्व समास होगा और छठा बहुब्रीहि समास होगा। ये 6 समास मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी क्या पहचान होती है। बहुत सरल शब्दों में इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, समास आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखते हैं अपना पहला समास, अव्ययी भाव समास। इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें पहला पद अव्यय और प्रधान होने पर, दूसरा पद संज्ञा होने पर अव्ययी भाव समास होता है। इसमें उदाहरण देखते हैं। पहला यथाशक्ति, जिसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। दूसरा आजीवन, यानी कि जीवन भर, प्रतिदिन, दिन, दिन होता है। इसमें हर समासिक शब्द में 2 पद होते हैं और अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि किस समास का प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि जिसका प्रथम पद प्रधान होता है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। इसमें एक छोटा सा नोट देख लेते हैं। एक शब्द की पुनरावृत्ति पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, बीचों बीच, पल पल आदि। इस तरह के जितने भी शब्द आपको मिलेंगे जिनमें एक शब्द दोबारा दोहराया जा रहा होगा या पुनरावृत्ति हो रही होगी, वो सभी आपके अव्ययी भाव समास होंगे। देखते हैं अपना दूसरा तत्पुरुष समास। इसकी पहचान होती है कि इसमें पहला पद गौड़ तथा दूसरा पद प्रधान होता है। जैसा कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता था और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका। यज्ञशाला, इसका समास विग्रह होगा
यज्ञ के लिए शाला, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। अगला उदाहरण देखते हैं, सत्याग्रह, इसका समास विग्रह होगा सत्य के लिए आग्रह। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। जीवन साथी, जीवन का साथी। तत्पुरुष समास कारक भेदों के अनुसार 6 प्रकार के होते हैं और वे 6 प्रकार हैं, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के इन सभी समास के बारे में हम विस्तृत रूप से अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। और आगे देखते हैं, हम कर्मधारय समास देखते हैं। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेषी होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण क्या होता है वो हम बताते हैं आपको। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे चाय बहुत गर्म है, तो यहाँ पे गर्म क्या कर रहा है कि वो चाय की विशेषता बता रहा है, और चाय क्या है, वो विशेष है। और यहाँ पर कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। पहला नील गगन, तो यहाँ पर गगन की विशेषता बताई जा रही है कि गगन कैसा है, नीला है, यानी नीला है गगन। इसी तरह दूसरा देखते हैं, चंद्रमुखी, यानी मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। यहाँ पर मुख की विशेषता हुई कि वह चंद्रमा के समान है। अगला महावीर, वीर कैसा है, महान, यानी महान है वीर। पीतांबर, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, और वस्त्र कैसा है, पीला, यानी पीला है वस्त्र। इसी तरह चरण कमल, यानी कमल कैसे हैं, चरण के समान। तो ये हुआ हमारा कर्मधारय समास। अगला देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, इसमें पहला पद गिनती, यानी कि कोई संख्या होती है, उसे द्विगु समास कहते हैं। और ये सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें पहले पद जहाँ पर भी गिनती आ जाए वहाँ पर द्विगु समास होगा। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे चौराहा, मतलब 4 राह, यानी 4 रास्ता। त्रिलोक, 3 लोक, यानी 3 लोकों का समूह। चतुर्भुज, यानी कि 4 भुजाएं। तो यहाँ पर इन सभी में चौराहा, त्रिलोक, चतुर्भुज, इन सभी में गिनतियां आ रही हैं, इसलिए ये आपका द्विगु समास होगा। आगे देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें दोनों पद समान होते हैं और बीच में और शब्द का लोप करके योजक चिन्ह, जिसे हम डैश पढ़ते हैं, वो लगाया जाता है। द्वंद्व समास में द्वंद्व का मतलब युद्ध होना, और युद्ध हमेशा बराबरी में होता है, इसलिए इसमें दोनों पद समान होते हैं, अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं। तो जहां पर भी इस तरह का योजक चिन्ह लगा हो वहां पर द्वंद्व समास होगा। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे माता पिता, यहाँ पर ये योजक चिन्ह लगा है और इसका मतलब होगा माता और पिता। इसी तरह रात दिन, यानी रात और दिन। सुख दुख, सुख और दुख
स्वर्ग, नरक, स्वर्ग और नरक। यहाँ पे इन सभी में ये योजक चिन्ह लगे हैं, इसलिए ये हमारा द्वंद्व समास होगा। अब हम देखते हैं अपना आखिरी समास, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर एक तीसरा पद बनाते हैं, अर्थात इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका, और वो कौन है? महादेव। तो जहां पर शब्द में तीसरे व्यक्ति का नाम आए या तीसरा भाव बने, वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। और नीलकंठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो हम आगे देखेंगे। दूसरा है वीणा पाणी, यानी जिस हाथों में वीणा है जिसके, और वो कौन है? सरस्वती जी। जहां पे कोई तीसरा अर्थ निकले वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। अगला देखते हैं दशानन। दशानन यानी 10 सिर हैं जिसके, तो यहाँ पर दशानन का मतलब रावण होगा। यहाँ पर दशानन 10 ये आपका द्विगु समास भी हो सकता है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा क्योंकि यहाँ पे दशानन का मतलब रावण से है। अगला देखते हैं त्रिनेत्र, यानी 3 नेत्र हैं जिसके, और वो हैं शिव जी। अगला देखते हैं पीतांबर। ये हम कर्मधारय में भी पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब था पीला है वस्त्र जिसके। तो पीले वस्त्र किसके हैं? विष्णु जी के। तो इन सभी में जो तीसरा पद बन रहा था वो नीलकंठ में महादेव जी के लिए, वीणा पाणी में सरस्वती जी के लिए, दशानन में रावण, और त्रिनेत्र में शिव जी के लिए, और पीतांबर विष्णु जी के लिए। यहाँ पर जो सबसे बड़ी दुविधा है कि नीलकंठ, पीतांबर, दशानन और त्रिनेत्र, जिसमें से नीलकंठ और पीतांबर हमारे कर्मधारय समास हैं, और दशानन और त्रिनेत्र ये द्विगु समास हैं। तो यहाँ पर कर्मधारय लगाएं या द्विगु समास लगाएं, तो इसकी सबसे खास पहचान ये है कि यदि बहुब्रीहि समास के साथ कर्मधारय या बहुब्रीहि समास के साथ द्विगु समास एक साथ आते हैं, तो हमेशा बहुब्रीहि समास को प्राथमिकता देते हैं। जैसे नीलकंठ, पीतांबर, दशानन और त्रिनेत्र। इसमें नीलकंठ और पीतांबर आपके कर्मधारय समास भी हैं, और इन्हें हम बहुब्रीहि समास में भी लेते हैं। दशानन और त्रिनेत्र यहाँ पे संख्याएं हैं, जिसलिए हम इन्हें द्विगु समास भी कह सकते हैं। और दशानन का मतलब रावण होता है, और त्रिनेत्र का मतलब शिव जी होता है। तो ये हमारे बहुब्रीहि समास में भी आएंगे। एग्जाम में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आप बहुब्रीहि समास को प्राथमिकता देंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।